गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आप लोगों का स्वागत है पीवी क्लासेस में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अब तक हम तीन आयोग पढ़ चुके हैं। आरपीएससी, सैक और लोक आयोग। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। मैंने पूरा डिटेल से उसमें समझाया हुआ है और उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। आज हम मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं हम सीधा। ठीक है। मानवाधिकार आयोग यह एक वैधानिक संस्था है। देखो, मैंने शेक वाली वीडियो में, राज्य निर्वाचन आयोग वाली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि संवैधानिक आयोग क्या होते हैं, वैधानिक आयोग क्या होते हैं, संविधिक आयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग है। वैधानिक आयोग जिनकी स्थापना या जिनका गठन एक कानूनों के माध्यम से या एक्ट के माध्यम से किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? वैधानिक आयोग कहते हैं। और उनको ही हम संविधिक आयोग भी कहते हैं। ठीक है। अगर मैंने क्या बोला? वैधानिक आयोग जिनका स्थापना किससे हुई है? एक एक्ट के माध्यम से, मतलब कोई ना कोई एक्ट आया होगा। तो क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कौन से? अच्छा, ये लिखा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा की अध्याय 5 की धारा 21 में इसके क्या है? गठन का प्रावधान है। ठीक है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किसमें है? तो धारा 30 में इसके गठन का प्रावधान है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। आयोग की अधिसूचना कब जारी की गई थी कि हम भाई ऐसा आयोग गठित करने वाले हैं? तो वो की गई थी 18 जनवरी 1999 की गई थी। कि 18 जनवरी 1999 में इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई? मार्च 2000 में। ठीक है। क्या वैधानिक संस्था है? इसे संविधिक आयोग भी कहते हैं। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अध्याय 5 की धारा 21 में इसके गठन का क्या है? प्रावधान है। इसके आयोग की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 18 जनवरी 1999। तथा आयोग की स्थापना मार्च 2000 में कर दी गई थी। देखो, राज्य सरकार, जो अपनी राजस्थान है, राजस्थान ने इससे संबंध में नियम बनाए थे। कब बनाए? तो 2001 में। और उनका क्रियान्वयन, मतलब उनको लागू कर दिया था 19 जनवरी 2021। ठीक है। क्या वैधानिक संस्था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 1 में इसके गठन का प्रावधान है। तथा इसकी अधिसूचना 18 जनवरी 1999 में तथा इसकी स्थापना मार्च 2000 में की गई। तथा राज्य सरकार, मतलब राजस्थान सरकार ने इसके संबंध में नियम कब बनाए? तो 2001 में इसके संबंध में नियम बनाए। तथा उनका क्रियान्वयन, मतलब ये नियम लागू कब से हुए? तो 19 जनवरी 2021 से हुए। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। ये देखो, राज्य सरकार द्वारा मानवाधिकार अधिनियम 2001 में बनाई गई है। अभी हमने पढ़ लिया 19 जनवरी 2001। ठीक है। या मतलब ये काम क्या है वैसे? बेसिकली मोटा मोटा हम अगर ऊपर ऊपर से मैं बोलूं कि ये ऐसा क्या काम करता है, तो वही है जैसे किसी व्यक्ति के, जैसे हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें मूल्य, कर्तव्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए होते हैं। तो अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। तथा बाद में उन्हें ये लगा कि ये अधिकार भी दिए जाने चाहिए, तो मानवाधिकार टाइप के अधिकार होते हैं, जो कि वो उनके संरक्षण का काम करता है। राजस्थान मानव अधिकार क्या करता है? राजस्थान में किसी व्यक्ति के साथ होने वाले उसके अधिकारों का अगर हनन होता है, तो उस संबंध में मानव मानव अधिकारों का हनन होता है, तो उस संबंध में कार्यवाही करता है। ठीक है। लेकिन कौन कौन से मामले में? या तो वो राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषयों में सुनवाई करता है। ये
समवर्ती सूची में भी वे जिन पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार के पास ताकत है, जिस पे केंद्र सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया हुआ है वो। ठीक है, कौन कौन सी सूची? दो सूची राज्य सरकार की और समवर्ती सूची। देखो तीन तरह की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती है जिन पे कानून बनाने का या एक्ट बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। मतलब राज्य सूचियां वे सूचियां होती हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य सरकार के पास होता है। और समवर्ती सूचियां वे सूचियां होती हैं जिसपे राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। बस शर्त, राज्य सरकार उन पे कानून तब नहीं बना सकती अगर केंद्र सरकार ने पहले से कानून बना दिया है। ठीक है? अपील निःशुल्क, मतलब कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि हमने लोकायुक्त में पढ़ा था कि लोकायुक्त में अगर हमें शिकायत करनी है तो ₹10 का गैर न्यायिक शपथ पत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन नहीं, इसमें निःशुल्क है। मेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, रजिस्टर पेपर द्वारा भी इसकी शिकायत की जा सकती है। तथा ये स्वतः संज्ञान भी कर सकता है। मतलब आयोग को पता पड़ जाए कि कुछ कांड हुआ है तो वो अपनी मर्जी से भी शिकायत ले सकता है। ठीक है? आ, अपील 8वीं अनुसूची, देखो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से उन अनुसूचियां क्या होती है? एक प्रकार की लिस्ट होती है जिनमें कुछ ना कुछ अनुच्छेद से संबंधित विवरण दिए हुए होते हैं। क्योंकि 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं दी हुई हैं और उसमें 22 भाषाएं, मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा उसको आज 22 कर दी गई है। जैसे पंजाब हो गई, महाराष्ट्र हो गई, मराठी हो गई, असमी हो गई, कश्मीरी हो गई, उर्दू हो गई, ये उड़िया हो गई, तमिल, मलयालम, ये सारी भाषाएं ये 8वीं अनुसूची में दे रखी है। जो टोटल कितनी भाषाएं? 22। उन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में आप शिकायत कर सकते हो। आप राजस्थानी भाषा में शिकायत नहीं कर सकते हो क्योंकि सरकार की तरफ से उसे मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है? आयोग 1 साल से पुराने मामलों में जांच नहीं कर सकता। मतलब अगर इस साल अगर मैं कुछ करता हूँ, मैं मान के चलो 2025 में मैंने कुछ किया है, उसकी शिकायत 2025 में ही होगी। उसकी शिकायत 2026 में नहीं हो सकती। मतलब 1 साल का होना चाहिए अंतर। जैसे आज मैंने शिकायत की है, मतलब जैसे मान के चलो 1 जनवरी 2025 को मैंने कुछ किया, तो उसकी शिकायत कब तक हो सकती है? 31 दिसंबर 2025 तक हो सकती है, 1 साल के ड्यूरेशन में। ठीक है? अगर मैं मान के चलो मैंने इस जुलाई में कुछ काम किया है, तो उसकी शिकायत अगली जुलाई तक हो सकती है, उसके बाद नहीं होगी। ठीक है? ये एक सलाहकारी आयोग है, मतलब सिर्फ सलाह प्रदान होगी। ये मैं आगे समझाऊंगा कैसे। पर एक व्यक्ति थे, एच एल दत्तू, उन्होंने बताया था कि ये मानवाधिकार आयोग है ना, वो एक दंत विहीन बाघ है। दंत विहीन बाघ, बाघ जानते हो ना, वो चीता टाइप का। दंत विहीन बाघ कह दो या शाकाहारी बाघ, मतलब ऐसा बाघ जिसकी क्या नहीं है? दांत नहीं है, मतलब खोखला है, ऐसा बाघ। ठीक है? सलाहकारी आयोग है। एच एल दत्तू ने मानवाधिकार आयोग को क्या कहा हुआ है? दंत विहीन बाघ या शाकाहारी बाघ कहा हुआ है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा आयोग है जिसे दंत विहीन बाघ कहा जाता है। ठीक है? एक बार वापस देख लेते हैं अपन लोग कि राज्य सरकार ने इससे संबंध में नियम कब बनाए? 2021 में बनाए। तथा इनका क्रियान्वयन कब किया? 19 जनवरी 2001 में किया। ये किन किन मामलों में शिकायत सुन सकते हैं? तो ये राज्य सूची के मामलों में तथा समवर्ती सूची के मामलों में भी शिकायत सुनते हैं। अपील निःशुल्क करेंगे, कोई पैसा नहीं देना। हम मेल्स कर सकते हैं, हम फैक्स कर सकते हैं तथा रजिस्टर पेपर पे भी शिकायत कर सकते हैं। तथा ये आयोग अपनी तरफ से, मतलब खुद भी अगर कहीं देखता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो खुद भी उसके विरुद्ध वो जांच कर सकता है। तथा हमें अगर कोई शिकायत करनी है तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा दे रखी है, उन्हीं भाषा में अपन शिकायत कर पाएंगे। आयोग 1 साल से पुराने मामले नहीं सुनेगा तथा यह एक सलाहकारी आयोग है। एच एल दत्तू ने इसे शाकाहारी बाघ या दंत विहीन बाघ कहा था। ठीक है? अपन आगे चलते हैं अब। ठीक है? आयोग की संरचना। आयोग संरचना देखो, आयोग जब स्थापना हुई थी अब इसमें थे 1+4, मतलब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। ठीक है? 2006 में इसकी संरचना करके 1+2 कर दी गई। ठीक है? कितनी कर दी गई? 1+2 कर दी गई। स्थापना के समय कितनी थी? 1+4 थी। 2006 में संशोधन के द्वारा 1+2 कर दी गई। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। ठीक है?
इसकी संरचना कैसे होती है वो बताता हूँ मैं तो आपको। देखो, सबसे ऊपर क्या होगा? अध्यक्ष होगा। सिंपल सी बात है, क्या कौन होगा? अध्यक्ष होगा। और उसके नीचे सदस्य। सदस्य कितने? पहले 4 थे, अब कितने हो गए? 2 हो गए। उसके नीचे कौन होगा? सचिव होगा। सचिव के नीचे कौन होगा? उप सचिव होगा। इसमें एक विशेष जांच शाखा का भी प्रावधान है, मतलब इसके पास खुद की एक जांच शाखा है, मतलब जांच करवाने के लिए, चीजों के लिए विशेष जांच शाखा। ये विशेष जांच शाखा है ना, इसका जो प्रमुख होता है वो पुलिस निरीक्षक होता है, महानिरीक्षक, मतलब आईजी रैंक का अधिकारी होता है। कौन होता है? आईजी रैंक का अधिकारी होता है। और जो सचिव होता है वो कौन होता है? वो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। कौन होता है? आईएएस रैंक का अधिकारी। और जो उप सचिव होता है वो आरएएस रैंक का अधिकारी होता है। जो ये सचिव होता है ना, इसको ये हम मुख्य कार्यपालक या कार्यकारी या कार्यपालक, कार्यकारी लिख देते हैं, कार्यकारी अधिकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहा जाता है। क्या होती है संरचना? अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के नीचे सदस्य होते हैं, सदस्य कितने? 2 हैं। फिर उसके नीचे सचिव आ जाता है, सचिव के नीचे उप सचिव। इनमें एक विशेष जांच शाखा, खुद की जांच शाखा होती है इसकी, जिसका प्रमुख आईजी रैंक का अधिकारी होता है, तथा सचिव आईएएस। शायद मेरे ख्याल से इस टाइम पे ये है सुष्मित विश्वास। सचिव, सचिव को ही हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहते हैं। तथा सचिव के नीचे उप सचिव आता है, जो आरएएस रैंक का अधिकारी होता है। देखो, मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड। हम्म, देखो, वो जब भी क्वेश्चन बनाता है ना, कि जैसे मान के चलो, राजस्थान पॉलिटी में ज्यादातर क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक, मतलब आजकल तो बुक प्रमाणित पुस्तकों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान पॉलिटी में क्या होता है कि वो उन पुस्तकों के अलावा ये वेबसाइट से सीधा सीधा उनकी जो साइट है ना ऑफिशियल, उनसे क्वेश्चन उठाते हैं। ये पॉलिटी में होता है ज्यादातर, क्योंकि उन्हें क्या होता है कि कोई क्वेश्चन बनाया है उन्होंने, तो उनका उन्हें सोर्स देना पड़ता है एग्जामिनरों को। ठीक है, तो अपन देख, मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि, एक सेकंड। राजस्थान मानवा मानवाधिकार आयोग। ठीक है, आयोग के बारे में। ठीक है, देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। देखो, मानव मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने की व्यवस्था करता है। मतलब क्या है कि ये एक्ट के थ्रू आया, मतलब ये कौन सी संस्था है? वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है। देखो, इसकी स्थापना 18 जनवरी 1900 अधिसूचना द्वारा, मैंने क्या बोला कि इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी? 18 जनवरी 1999 में जारी हुई थी। तथा गठन संबंधी इस गठन संरक्षण अधिनियम 90 प्रावधान को एक, मतलब मैंने क्या बोला, शुरुआत में कितने सदस्य थे? 1 और 4 सदस्य थे। देखो, अध्यक्ष और 4 सदस्य रखे गए थे, मतलब उस टाइम कौन थे? एक एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। गठन, और इसका गठन कब किया? मार्च 2000। मैंने बोला कब गठन हुआ? मार्च 2000 में हुआ। मतलब उस साइट से, मतलब उसे बस ये साइट खोलनी है, यहाँ से उठाएगा, सीधा डाल देगा। और राजस्थान पॉलिटी में वो साइट से क्वेश्चन डालता है। देखो, सीधा सीधा दे रखा है। फिर 2006 में, मैंने क्या बोला, 2006 में घटा के कितनी कर दी गई? 1+2 कर दी गई। तो संशोधन करके 2006 में के एक अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? तो देखो, श्री न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी जो अध्यक्ष हैं इस टाइम पे। 2 सदस्य हैं, रामचंद्र सिंह झाला तथा अशोक गुप्ता जी। ठीक है, ये और लिख लेना, ये है कि 1993 में अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 घ ख क ख घ घ 4 इसमें ऐसे, मतलब ए बी सी डी, हाँ, 2D में
2D या 2 घ लिख लेना में इसको परिभाषित किया गया है। देखो आरएएस जैसे पेपर और आरजेएस पेपर जिसमें लिखने का पेपर होता है, उसमें तो वो पूछ सकता है कि चलो मानव अधिकार आयोग की परिभाषा लिखो एक्ट के अनुसार, तो आपको ये परिभाषा लिखनी पड़ेगी। लेकिन क्या और जो ऑप्शनल पेपर होते हैं जिनमें ऑप्शन टिक करने पड़ते हैं ABC, उनमें तो परिभाषा तो पूछने से रहा, तो क्या पूछेगा कि उसकी परिभाषा किस में वर्णित है, तो आर्टिकल तो धारा 2 घ में वर्णित है। ठीक है, ये लाइन लिख लेना आप लोग कि इसकी ये मानवाधिकार की परिभाषा किसमें वर्णित वर्णित है, तो 1993 के अधिनियम की धारा 2 घ 2D में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, और उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अपन वापस चलते हैं। ठीक है, एक बार अपन वापस देखेंगे शुरू से। पीछे की शायद खुल गई। ठीक है, ये कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है। कैसी? संविधिक संस्था भी कह सकते हैं। ये एक्ट क्या, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अध्याय 5 की धारा 21 में इसका गठन का प्रावधान है। अधिसूचना कब आई? 18 जनवरी 1999, जब हमने देखा था अभी कि आयोग की स्थापना कब हुई, मार्च 2000 में हुई, तथा राज्य सरकार ने इसके संबंध में नियम कब बनाए? 2001 में बनाए, तथा उनका क्रियान्वयन कब किया? तो 19 जनवरी 2021 में किया। ऐसे याद कर लो ना कि 18 जनवरी, 19 जनवरी, ये इसके अगले साल, ये उसके अगले साल। ठीक है, ये कौन कौन राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर सुनवाई कर सकता है? अपील निःशुल्क होगी। 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा में इसकी शिकायत की जा सकती है। स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। 1 साल से पुराने मामलों में कोई जांच नहीं करेगा, तथा यह एक सलाहकारी आयोग है। तथा एच एल दत्तू ने इसे दंत विहीन बाघ या शाकाहारी बाघ भी कहा था। दंत विहीन मतलब पोपला, पोपला बाघ कहा था। ठीक है, आयोग की संरचना पड़ी, शुरुआत में कितनी थी जब गठित हुई थी? तो 1+4 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो 2006 में ये संशोधन के द्वारा 1+2 कर दी गई। अध्यक्ष, अध्यक्ष के नीचे सदस्य, सदस्य के नीचे सचिव, सचिव के नीचे सचिव। इस सचिव का दूसरा नाम है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब इसको ही, सचिव को ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। शक्तिमानी गंगाधर है। ठीक है, इसमें पैरेलल एक इसकी खुद की जांच शाखा है, विशेष जांच शाखा, जिसका जो प्रमुख होता है वो आईजी रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? इससे पहले हमने 3 आयोग पढ़े। इससे पहले हमने 3 आयोग पढ़े, जिसमें कि उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर रहा था? राज्यपाल कर रहा था। लेकिन जो मानवाधिकार आयोग है उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। ठीक है, ठीक है, और इसकी योग्यता, देखो मानव अधिकारों की क्यों जांच हो रही है, तो क्या होगा, कम से कम जज टाइप का आदमी होगा, तो ठीक है, एक तो हम इसके अध्यक्ष के क्या योग्यता होती है, इसके, एक सेकंड रुकना। एक तो हम देखेंगे इसके अध्यक्ष की क्या योग्यता है, और इसमें क्या सदस्य हैं, सदस्य 1 और सदस्य 2। ठीक है, 2019 में, पहले तो क्या था कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया कि हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय का, या तो मुख्य न्यायाधीश हो, कौन हो? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस हो, या कोई जज हो, उसको क्या कर देंगे हम, नियुक्त कर सकते हैं उसको, वो ये योग्यता रखता है इसके अध्यक्ष बनने की। ठीक है, क्योंकि जज कम पढ़ रहे थे, तो इस चक्कर में जजों को भी कर दिया। तो हाई कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश हो, या न्यायाधीश रहा हो, या है तो वो अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य, सदस्य की योग्यता क्या है? तो या तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज, या जिला न्यायालयों में, किसमें? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डीसी में जज रहा होना चाहिए, तथा उस पर 7 साल का अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। ठीक है, एक अध्यक्ष की योग्यता, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस हो, मतलब जज या मुख्य न्यायाधीश, और जो सदस्य है उसमें से एक हाई कोर्ट का जज, या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 7 साल का अनुभव किया हुआ होना चाहिए। और एक जो दूसरा सदस्य होगा वो मानवाधिकारों का प्रखंड ज्ञाता, विद्वान,
कुछ भी कह लो वो होना चाहिए, मतलब जो मानव अधिकार होते हैं, मानव का, उनका ज्ञाता या विद्वान, ज्ञाता होना चाहिए, ये है। क्या क्या योग्य, क्या क्या योग्यता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जज, अध्यक्ष की हाई कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज या 7 साल, डिस्ट्रिक्ट में जज जिसको 7 साल के रूप में अनुभव हो, तथा दूसरा सदस्य होगा वो मानवाधिकार, मानवाधिकार उनका ज्ञाता हो मानवाधिकार का, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम। इसमें नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, ये थोड़ी समझने वाली चीज है, अच्छी चीज है। देखो, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल कुछ तो खुद से करता नहीं है, किसी की सिफारिश लेगा, तो एक सिफारिश पे करता है। किसकी सिफारिश पे? एक समिति की सिफारिश पे। समिति में कौन कौन होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। एक तो अपना सीएम होगा, मुख्य मंत्री, ठीक है। दूसरा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, तथा विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, ठीक है। कौन? 3 सदस्य तो ये हो गए, तथा चौथा सदस्य कौन होगा? गृह मंत्री होगा। जो राज्य सरकार में गृह मंत्री है, राजस्थान सरकार में जो गृह मंत्री है वो होगा। लेकिन ये है कि अगर राज्य में विधान परिषद भी है तो क्या? अभी मैं तुमको बताऊंगा कि क्या। देखो, अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे देखो, व्यवस्थापिका होती है, आपने सुना होगा कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सुना ही होगा आप लोगों ने। तो मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल से, जैसे समझ में आया आपको कि व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का काम क्या होता है। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का बनाना। क्या होता है? कानूनों को बनाना, ठीक है। क्या होता है उसका काम? कानूनों को बनाना। इसमें राज्य में बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र में बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य में बात कर रहा हूँ। तो उसमें दो भाग होते हैं। एक तो विधानसभा होती है, एक होती है विधान परिषद। देखो, भारत के सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। बाकी और राज्यों में और केंद्र का शासित प्रदेशों में विधान परिषद नहीं है। वो 6 राज्य कौन से हैं? ऐसे मैप से याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। देखो, 6 राज्य, एक तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और यूपी। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी होती है। कौन कौन से? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। तथा बाकी जो यूटी है, कुछ यूटी में, तथा बाकी सारे राज्यों में क्या विधानसभा होती है। मतलब ये तो होती है, सब में होती है। और लेकिन 6 ऐसे राज्य जिनमें इसके साथ साथ ये भी पाई जाती है, ठीक है। तो अपनी जो व्यवस्थापिका है वो उसे हम विधानसभा कहते हैं राजस्थान सरकार में। तो ये क्या करते हैं? ये कानून बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अपन, मैं जिसकी बात कर रहा था वो मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है उसमें? 4 लोग होते हैं। मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, तथा गृह मंत्री होता है जो राजस्थान सरकार का गृह मंत्री। अगर विधान परिषद है, जैसे वो 6 राज्य है ना, उनमें विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है, परिषद है। तो 2 सदस्य और होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? विधान परिषद में विधान परिषद का
अध्यक्ष तथा विधान परिषद में विपक्ष का नेता। विधान परिषद में विपक्ष का नेता क्या होते हैं? 6 लोग होते हैं। अगर राज्य में विधान परिषद है तो 6 लोगों की समिति बनती है। अगर विधान परिषद नहीं है तो 4 लोगों की समिति बनती है। क्या कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करता है। सिफारिश एक समिति करेगी जिसमें मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री ऑफ राजस्थान सरकार। तो अगर विधान परिषद है 6 राज्यों में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर ये 2 लोग और हिस्सा लेते हैं इसकी समिति में, विधान परिषद का अध्यक्ष तथा विधान परिषद में विपक्ष का नेता। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, कार्यकाल, मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है? देखो, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसी अगर आयोग में पूछा जाता है किसी का, तो मानवाधिकार आयोग में ही पूछा जाता है, क्योंकि इसकी कार्यकाल ना अजीब है। देखो 370, और किसी का क्या ज्यादातर ऐसे 65, 5 65, 4 65 ऐसे मिल जाएगा आपको। केंद्र में जाओगे तो वहां पे मिल जाता है 4 65, 62 या 6 62 हो गया आरपीएससी का, तो ऐसे मिलता है 5 65 हो गया। तो लेकिन इसका क्या है 370, कभी 370, 370 मतलब कि 3 साल या फिर 70 वर्ष की उम्र तक। क्या, पूरा लिखता हूं मैं इसको, 3 साल या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाएगी उस तक उसका कार्यकाल रहेगा। क्या, 370। ये बहुत बार पूछता है, मैंने देखा है कि अगर किसी का कार्यकाल सबसे ज्यादा पूछा हुआ है तो इसी आयु का पूछते हैं। कितना है? तो 3 साल 370। ठीक है, ये मतलब पहले नहीं था, ये 2019 में हुआ था। जैसे कि मैंने वो बताया था आपको कि इसकी योग्यता का, जो अध्यक्ष की योग्यता का जो बदलाव किया गया था वो भी 2019 में हुआ था। तो इसकी योग्यता का बदलाव भी कब हुआ? 2019 में। ठीक है, पुनर्नियुक्ति पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। ये ऐसा आयोग है जिसमें पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। मैंने बाकी आरपीएससी पढ़ाया, सैक पढ़ाया, लोकायुक्त पढ़ाया, उसमें बोला कि उसमें पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तथा इसमें शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएगा, या राज्यपाल द्वारा निर्धारित कोई भी व्यक्ति। राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित नामित कोई व्यक्ति। ठीक है, जैसे यार राज्यपाल कहते हैं कि कि शपथ तो भाई आकाश दिलाएगा तो मैं दिलाऊंगा। ठीक है, तो राज्यपाल दिलाएगा, ये राज्यपाल अगर किसी को घोषित कर देता है कि ये शपथ दिलाएगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। ठीक है, वापिस देखें, यहाँ आगे चले, देख लेते हैं। देखो मैं तो इसलिए बार बार इसलिए समझाता हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, आपको बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि राजस्थान पॉलिटी में ना फैक्ट बहुत होते हैं, आप जितनी बार उसे पढ़ोगे, जितनी बार उसे समझोगे, उतनी बार ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या अध्यक्ष 6 लोग, सीएम, विपक्ष का विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, गृह मंत्री और राजस्थान सरकार, विधान गृह मंत्री और राजस्थान सरकार, मतलब विधान परिषद का अध्यक्ष अगर विधान परिषद है तो, और विधान परिषद में विपक्ष का नेता। और ये मैंने बता दिया, व्यवस्थापिका 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे केंद्र में जो संसद होती है उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा होता है, वैसे ही व्यवस्थापिका जो राज्य में बनती है उसमें विधान परिषद और विधान सभा और विधान परिषद होती है। और विधान परिषद तो सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद पाई जाती है: बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानूनों को बनाना। ठीक है, और कार्यकाल 3 साल 370, मतलब 3 साल या 70 वर्ष तक, जो भी पहले होगा वो। कब बना था ये नियम? 2019 में बना था। ठीक है, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है इसमें। शपथ राज्यपाल तथा राज्यपाल द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति। इसके वेतन भत्ते, तो जो अध्यक्ष का वेतन है, जो अध्यक्ष का वेतन है वो तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान, मतलब मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। तो जो सदस्य हैं उनका वेतन
हाई कोर्ट के जज के समान होगा। ठीक है, किसके समान होगा? हाई कोर्ट के जज के समान। और वो अध्यक्ष का कैसा होगा? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। तो ये इस्तीफा किसको देगा? इस्तीफा देगा राज्यपाल को। अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? हमने देख लिया तीनों आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन कौन किसको दे रहा है? वो राज्यपाल को दे रहा है। लेकिन राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देती है? राज्य सरकार को देती है। किसको देती है? राज्य सरकार को देती है। आरपीएससी किसको देती है? तो वो राज्यपाल को देती है। सेक किसको देता है? तो वो राज्यपाल को देता है। लोकायुक्त किसको देता है? तो राज्यपाल को देता है। लेकिन मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? तो वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है राजस्थान सरकार को। ठीक है, निष्कासन। ठीक है, निष्कासन पढ़ते हैं, देखो। निष्कासन 5 मामले होते हैं, देखो। या तो कोई कदाचार का मामला हो, ठीक है, या असमर्थ हो अपने कार्यों को करने में, असमर्थता का मामला हो, या दिवालियापन हो गया हो, लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो, ठीक है, या लाभ के पद पे हो, जैसे मान के चलो सरकारी नौकरी लग गई हो, या मानसिक रूप से विकृत हो गया हो। मानसिक रूप से विकृत मतलब पागल हो गया हो, मानसिक विकृति आ गई हो। ठीक है, अगर ये 5 मामले हैं, तो इन 5 मामलों में क्या होता है? उनका क्या होता है कि उन्हें पद से हटाया जाता है। कौन हटाएगा? तो इन 2 मामलों में राष्ट्रपति, और इन तीनों मामलों में राष्ट्रपति। तो आप लोग कहोगे कि पागल हो गया क्या, एक ही बार लिख देता? तो नहीं। तो ये 2 मामले हैं ना, तो इसमें राष्ट्रपति जांच के बाद हटाता है। और ये 3 मामले हैं ना, तो इसमें राष्ट्रपति सीधा हटा देगा, कोई जांच वांच नहीं होगी। इसमें क्या करेगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच होती है। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतर न्यायालय, सबसे ऊपर का जो न्यायालय है उसमें भारत में, वो उच्चतर न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटा पाएगा। लेकिन इनमें जांच नहीं होती। क्यों जांच नहीं होती वो मैं बताता हूँ, देखो। दिवालिया, दिवालिया मतलब गरीब हो गया, लुट गया है। और ये दिवालियापन घोषित कौन करता है? तो बैंक करती है। बैंक होगी, वो बता देगी कि ये व्यक्ति दिवालिया हो चुका है, तो मतलब बैंक ने जांच की है तभी तो अब वापस जांच करने का क्या फायदा? ठीक है, ऐसी लाभ का पद, अगर हमने किसी को नौकरी दी है तो हमें पता है ना, नौकरी दी हमने। ठीक है, मानसिक विकृति मतलब वो पागल हो चुका है, ये कौन घोषित करेगा? डॉक्टर कर देता है, तो डॉक्टर ने पहले जांच कर ली है। इन तीनों के मामलों में वापस जांच की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें राष्ट्रपति सीधे बिना जांच के क्या करता है? राष्ट्रपति बिना किसी जांच के सीधे हटा देता है। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं? जैसे देखो, वो इसमें क्रम भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम किसका था, ये भी पूछ सकता है कि वो न्यूनतम किसका था, या कौन मद्रास हाई कोर्ट में, कोई कर्नाटक हाई कोर्ट में, ये क्या क्या से रहे हैं, वो सब ही देखेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट है कांता भटनागर। कांता भटनागर मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस के पद पर रही हुई है, पहली अध्यक्ष थी। तथा जो न्यूनतम कार्यकाल है वो किसका है? कांता भटनागर जी का। तो दूसरे सगीर अहमद जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हुए हैं, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रथम अध्यक्ष रहे हुए हैं। वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कौन सा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के पक्षाध्यक्ष भी रहे हुए हैं? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एन के जैन, अधिकतम कार्यकाल इन्हीं का है। कैसा अधिकतम कार्यकाल? तथा हिमाचल प्रदेश के ये लोकायुक्त रहे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के ये एक तो लोकायुक्त रहे हुए हैं। कौन रहे हुए हैं? लोकायुक्त रहे हुए हैं। तथा ये एचएसआरसी, मतलब जो हिमाचल प्रदेश का एचएसआरसी है ना, कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, वहां के क्या रहे हुए हैं? ये अध्यक्ष रहे हुए हैं।
क्या दो-दो चीज़ मतलब हिमाचल प्रदेश में ये लोकायुक्त भी रहे हुए हैं तथा ये एचएसआरसी के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं तथा मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं तथा कर्नाटक हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे हुए हैं। ठीक है, क्या-क्या है इनके जीवन के बारे में, क्या अधिकतम कार्यकाल इनका है, हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त रहे हुए हैं, एचएसआरसी जो उनका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ना, उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं तथा मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी रहे हुए हैं। कांता भटनागर वो भी मद्रास हाई कोर्ट में क्या रही हुई है, मुख्य न्यायाधीश रही हुई है। कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हुए हैं। इसे चौथे प्रकाश टाट या क्रम भी पूछ सकता है कि कौन कौन है, कि जैसे कांता भटनागर हो गए, सगीर अहमद हो गए, एन के जैन जी हो गए, प्रकाश टाटिया से वो क्रम पूछ सकता है। ठीक है, प्रकाश टाटिया चौथे नंबर पे कि झारखंड हाई कोर्ट के कौन रहे हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं। जी के व्यास जो अब तो गंगाराम मूलचंदानी जी आ गए हैं, उससे पहले कौन थे, जी के व्यास जी थे, राजस्थान हाई कोर्ट के क्या रहे हुए हैं, न्यायाधीश रहे हुए हैं। तथा अभी कौन है वर्तमान में और छठवें नंबर के कौन, वो ऐसे भी पूछ सकता है वर्तमान में कौन है या ये पूछ सकता है छठवें नंबर के कौन है, तो गंगाराम मूलचंदानी जी। इनके बारे में बात ये है कि अभी तो है कि राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हुए हैं, मतलब अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है एज अ न्यायाधीश। ठीक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट में अब न्यायाधीश है, रिटायर्ड न्यायाधीश। तथा अभी सदस्य कौन है, दो लोग हैं, रामचंद्र सिंह जी झाला और अशोक गुप्ता जी। मैंने बोला था कि एक पैरेलल संस्था चलती है, इसकी एक विशेष जांच शाखा होती है, उसमें जो उसका प्रमुख होता है वो कौन होता है, आईजी रैंक का अधिकारी होता है। कौन होता है, आईजी रैंक का, पुलिस महानिरीक्षक भी कहते हैं उसे। वो कौन है, सुस्मित विश्वास। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्यवाहक मतलब अब आयोग में कौन कौन कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, वो लिस्ट ये रही। कौन, अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, पुखराज सिंघवी, एच आर कुड़ी, महेश चंद्र शर्मा, रामचंद्र सिंह जी झाला। याद करने पड़ेंगे, तो नाम है आपको बार बार याद करना पड़ेगा, 4-5 बार बोलना तो जीभ पे आ जाएगी। और वहां वैसे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। तो अमर अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, पुखराज सिंघवी, एच.आर. कुड़ी, महेशचंद शर्मा तथा रामचंद्र सिंह जी झाला। तथा ये अमर सिंह गोदारा ना एज अ सदस्य, इसका सबसे मैक्सिमम कार्यकाल है। देखो ये लिखा हुआ है, सदस्य के रूप में अधिकतम कार्यकाल किसका है, पुखराज सिरवी जी का है। और सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है, तो नमो नारायण मीणा। कौन, नमो नारायण मीणा जी का। ठीक है, हमने पढ़ा, देखो कांता भटनागर, न्यूनतम कार्यकाल किसका है, कांता भटनागर। लेकिन एज अ सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है, नमो नारायण मीणा जी का। और देखो मैक्सिमम कार्यकाल किसका है, एन के जैन जी का अधिकतम कार्यकाल। लेकिन एज अ सदस्य अधिकतम कार्यकाल किसका है, तो पुखराज जी का है, पुखराज सिरवी जी का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है मानवाधिकार आयोग की धाराएं, याद करनी पड़ेगी, बार बार याद करोगे हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, धारा, और ये कौन से हैं, प्रावधान, कि उस धारा में क्या-क्या प्रावधान दिए हुए हैं। वैसे हम एक धारा तो अपन पढ़ के आए थे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 31 में इसके गठन का प्रावधान है। इसके गठन का प्रावधान है तथा इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, वो किसमें दी हुई है, तो धारा 21 में इसके गठन का प्रावधान तथा इसकी संरचना दी हुई है। और धारा 22 में क्या है, इसकी नियुक्ति की बात हो रखी है। 23 में क्या है, निष्कासन प्रक्रिया हमने बताई थी, 5 आधारों पे कदाचार, असमर्थता, लाभ का पद, दिवालियापन तथा मानसिक रूप से विकृत कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। 2 में सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद और 3 में बिना जांच के बाद। कार्यकाल 370 हमने पढ़ा था। और 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा। वही कोई सदस्य है ना, 2 सदस्य उनमें से कोई एक कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। जैसे कि ये रामचंद्र सिंह जी झाला है, जब उससे पहले अध्यक्ष नहीं थे तो ये एज अ कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था, जब गंगाराम मूलचंदानी जी नहीं थे। ठीक है, 26 में सेवा शर्त राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी कि क्या क्या सेवा शर्तें होंगी, क्या तनख्वाह होगी, क्या वेतन होगी, क्या क्या नियम है, वो सब कौन निर्धारित करेगा, तो राज्यपाल निर्धारित करेगा। किसमें, धारा 26 में। धारा 27 आयोग की पदाधिकारी, मतलब कौन कौन क्या कैसे कैसे वो सब। और 28 में क्या है, वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा, राज्य सरकार को देगा। भी हमने आरपीएससी, सैग और लोकायुक्त किसको वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं, वो देते हैं राज्यपाल को। और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, राज्य सरकार को। ठीक है, धारा 29
ह्यूमन राइट कमीशन की कुछ धाराएं हैं जो कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में लागू होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो ये है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 9 से 18 छोड़कर 11। मतलब देख लो, इसमें धारा 11 नहीं आती, बाकी सारी आती है। तो क्या धारा कौन सी? 9 से 18 छोड़कर 11, ठीक है, 29 में। और इसे 30, धारा 30 में क्या है? एक मानवाधिकार न्यायालय होगा। धारा 31 में क्या है? एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। धारा 33 में क्या है कि एक वार्षिक अनुदान, राज्य सरकार द्वारा मानवाधिकार आयोग को समय समय पर वार्षिक अनुदान दिया जाएगा अपने खर्चों के लिए। तथा धारा 37, मतलब ये प्रमुख प्रमुख धारा लिख रखी है जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक वो धारा मैंने आपको लिखाई थी, 2 घ या 2D क्या 2 से, उसमें क्या है? परिभाषा दे रखी है किसकी? मानवाधिकार आयोग की। किसकी? मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होता है? आयोग की नहीं, सॉरी, मानवाधिकार क्या होता है उसकी परिभाषा किसमें दे रखी है? तो अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो ऑप्शन इस तरह का आएगा, और इंग्लिश मीडियम है तो ऑप्शन इस तरीके का आएगा, 2D, ठीक है। परिभाषा दे रखी किसकी? मानवाधिकारों की, ठीक है। 33 में क्या है? आयोग का वार्षिक अनुदान अनुदान कौन देगा? राज्य सरकार देगी। तथा विशेष जांच शाखा मैंने बता रखी है अभी कौन है, सुस्मित विश्वास जी हैं। तथा 41 में आयोग के लेखा नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। औरों के नियम कौन बना रहा था? तो राज्यपाल बना रहा था। इसमें कौन नियम बनाएगा? तो राज्य सरकार। कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। ऐसे ही कि ये 21 से लेके यहाँ तक, तो ये क्या? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, ऐसे ऐसे वर्णित है। जैसे कि ये मैंने बोला, ये 21 से लेके यहाँ तक, तो ये किसमें? अध्याय 5 में वर्णन है। मैंने बोला था कि राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम धारा के अध्याय 5 की धारा 21 में, अध्याय 5 की, जब मैंने तुमको एक्ट पढ़ाया था ना, एक्ट जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक्ट दिखाया था, उसमें क्या सीधा सीधा ये लिखा है धारा 21 में। तो उसमें अध्याय नहीं लिखा था, मैं बता रहा हूँ आपको अध्याय कौन सा है, कि अध्याय 5 की धारा 21 में इसके प्रावधान का वर्णन है, ठीक है। और ये 30-31 किस में मिलती है? तो ये अध्याय 6 में मिलती है। और ये किस में मिलती है? 33, तो ये अध्याय 7 में मिलती है। और ये कौन सी, ये दो किस में मिलती है? ये मिलती है अध्याय 8 में, ठीक है। याद करनी पड़ेगी, वो पूछ सकता है। एक बार तो आरएस में पूछा हुआ है, मेरे को याद है अभी तक। एचएसआरसी के कार्य, मतलब कि क्या क्या कार्य करता है एचएसआरसी के, तो वो देखते हैं। देखो, एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर अब मैं तुमको साइट पे जाके भी पढ़ा दूंगा कि क्या क्या थे। साइड में क्या है, थोड़ी जटिल भाषा में लिखा हुआ है, मैंने इसे सिंपल भाषा में लिख रखा है कि लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकार, मतलब लोक सेवकों के विरुद्ध, मतलब कोई आम आदमी आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है तो नहीं। अगर कोई लोक सेवक है, मतलब लोक सेवक मतलब जो राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक है, उसके विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायत का अपील को स्वीकार करता है, तथा वह स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, मतलब अपनी मर्जी से भी शिकायत ले सकता है। कैसे हो सकते हैं? जैसे भ्रष्टाचार कर दिया हो उसने, जैसे मैंने लोकायुक्त में 4 बताए थे ना, कि उसने भ्रष्टाचार कर दिया हो, अपने पद का दुरुपयोग कर दिया हो, या सत्यनिष्ठा का अभाव हो, या किसी को अवांछित हानि पहुंचा दी हो, ऐसे वैसे, ठीक है, उनमें शिकायत लेगा। तो सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान सीपीसी 1908, मैंने बोला था राजस्थान पॉलिटी में सीपीसी 1908 के तहत जो शक्तियां दी जाती है वो 4 तरीके की होती है। कि वो एक तो अपने पास अपने कार्यालय में बुला सकता है उस लिए लोक सेवक को, तथा किसी अन्य लोक सेवक को गवाही हेतु बुला सकता है, तथा उन दोनों का बयान शपथ पत्र पे ले सकता है, तथा किसी भी कार्यालय से, किसी भी कार्यालय मतलब राजस्थान सरकार का या उस राज्य सरकार का कोई भी कार्यालय होगा, वहां से वो कोई भी दस्तावेज मंगा सकता है। ये बोला मैंने, सीपीसी 1908 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां होती है कि लोक सेवक एचएसआरसी के कार्यालय को बुलाना, मतलब उसको अपने कार्यालय बुला सकती है, वो अन्य लोक सेवक को गवाही हेतु बुला सकती है, मतलब लोक सेवक का बयान किस पे ले सकती है? वो शपथ पत्र पे ले सकती है, तथा राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय से कोई भी दस्तावेज मंगा सकती है, ठीक है। इससे आगे वो जांच के जैसे उसने जांच कर ली, अब वो क्या क्या हो सकता है? तो अगर जांच के विरुद्ध, लोक सेवक के विरुद्ध अगर ये कि आरोपी है, मतलब मान लिया कि हाँ इसने ये काम किया है, तो क्या करेगी? सिर्फ अनुशंसा, मतलब सिफारिश करेगी कि इसने कुछ गलत काम किया है, इसके इसके खिलाफ कोई कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो सरकार को बोलेगी। अब सरकार करेगी या नहीं, वो सरकार की स्वयं की शक्ति है, ठीक है। जैसे अनुशंसा करती है, पीड़ित को अगर कोई मुआवजा दिलवाना है, क्षतिपूर्ति दिलवानी है, तो उसकी भी सिफारिश करती है राज्य सरकार से कि पीड़िता को ये मुआवजा दिया जाना चाहिए। जैसे अभी झालावाड़ झालावाड़ में छत गिर गई थी,
तो अब उसमें बच्चे ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। तो अब ऐसे ये केस जाता है तो मानव अधिकार आयोग क्या करेगा उनमें मुआवज़ा देने की बात या पीड़ितों को वो मुआवज़ा देने की बात करेगा। ठीक है? नागरिक या पीड़िता के पक्ष में न्यायालय में अपील दायर भी कर सकता है। उसे मतलब उसे लगा उसे कुछ देख के ज़्यादा ही सहानुभूति आ गई, करुणा आ गई उस व्यक्ति पे कि उसे लगा कि ये शिकायत नहीं कर सकता न्यायालय में, तो वो खुद भी उसकी तरफ से न्यायालय में जा सकता है उसकी शिकायत को लेके तथा पुलिस थानों, जेल, नारी निकेतन केंद्र मतलब जहाँ पर महिलाओं को रखा जाता है मतलब जो वेश्यावृत्ति या बेघर हो चुकी हैं ऐसी ऐसी ऐसों के लिए नारी निकेतन केंद्र बनाया हुआ है सरकार ने वहां पर उनका निरीक्षण कर सकती है अन्य संस्थानों का निरीक्षण भी कर सकती है जो राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय का होगा ठीक है मानव विकास संदेश नाम ये पत्रिका 3 माह में मतलब 3 माह में एक पत्रिका मतलब पूरे साल में 4 पत्रिका निकालती है किस नाम से निकालती है तो मानवाधिकार संदेश नाम से निकालती है क्वेश्चन भी आ सकता है कि मानवाधिकार आयोग किस नाम से पत्रिका निकालती है तो मानवाधिकार संदेश नामक पत्रिका निकालती है मानव अधिकारों की सुरक्षण हेतु गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ होते हैं उनको प्रोत्साहन करती है कि वो लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण करें तथा उनके हित में कार्य करे ऐसे लोगों के लिए मतलब जागरूकता हेतु सेमिनार बुला सकती है कॉन्फ्रेंसों का आयोजन कर सकती है जैसे कि 2000 जैसे कि जयपुर में जयपुर डायलॉग बुलाया गया था जयपुर घोषणा की गई थी 2002 में जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि जयपुर घोषणा की गई थी जयपुर 2002 में जयपुर 2002 में वो मानव अधिकार आयोग ने सेमिनार बुलाया हुआ था जिला ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिला मानव अधिकार इकाइयों की स्थापना करता है प्रत्येक जिले में ठीक है राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन देता है ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया न्यायालय में लंबित मामलों की सुनवाई कर सकता है यदि न्यायालय अनुमति दे दे तो मानव अधिकार आयोग उन मामलों में सुनवाई कर सकता है पर शर्त क्या है कि अगर न्यायालय अनुमति दे दे तो ठीक है वे मामले जो इस मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है जैसे कि संघ सूची का विषय हो पहले हमने बताया था ना राज्य सूची समवर्ती सूची के विषयों पर ही शिकायत लेता है ये तो नहीं और राज्य संघ सूची के विषय के मामलों में यह कुछ नहीं कर सकता मतलब व्यक्तिगत विवाद हुआ हो पारिवारिक या कोई औद्योगिक विवाद हो मतलब कोई व्यापार में कोई पार्टनरशिप थी और उनमें कोई टकराव हो गया तो उनमें कुछ नहीं कर पाएगा न्यायालय में लंबित मामले इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है कब तक बाहर है जब तक न्यायालय परमिशन ना दे दे अगर न्यायालय परमिशन दे दे तो वो उनमें सुनवाई कर सकता है अन्य आयोग में लंबित मतलब किसी अन्य आयोग में कोई मामला चल रहा है तो ये उसकी सुनवाई नहीं करेगा सैन्य प्रशासन से मतलब सेना से जुड़े हुए मामले हैं उनमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेना की ट्रेनिंग कैसी होती है उसमें मानवाधिकारों का हनन हो जाता है क्योंकि हम उन्हें इसी चीजों के लिए तैयार करते हैं कि वो किसी अन्य कारणवश या दुर्भाग्यवश किसी अन्य देश में फंस जाए तो उन पर जो टॉर्चर होता है उनके लिए पहले से ही उन्हें तैयार किया जाता है यदि शिकायत अस्पष्ट हो मतलब किसी ने शिकायत की है और उसे समझ में नहीं आ रही है गंदी हैंडराइटिंग है मेरी तरह तो उन पे भी वो नहीं लेगा तथा 1 वर्ष से पुराने मामलों पे भी कोई सुनवाई नहीं करेगा मैंने आपने को लोकायुक्त पढ़ाया हुआ था तब मैंने उसमें बताया था कि लोकायुक्त 5 साल पुराने मामलों पर सुनवाई नहीं करता और मानवाधिकार आयोग 1 साल पुराने मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता किसी कोने में लिख लेना क्योंकि बार बार ऐसे हम पढ़ते हैं ना तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 साल किसमें था 5 साल किसमें था ऐसे कोने में लिख देना कि लोकायुक्त 5 साल पुराने मामले नहीं और ये मानवाधिकार 1 साल पुराने मामलों में जांच नहीं करता है या सुनता ही नहीं है शिकायत ही नहीं लेता है और ये हो गया अपना मानवाधिकार आयोग एक बार हम पढ़ लें वापिस जो धारा आप लोगों को पढ़ लेना वापिस अपने हिसाब से तो ये पढ़ना तो जरूरी है आपको रखना पड़ेगा 3-4 बार देख लोगे ना आंखों के नीचे से गुजार दोगे तो याद हो जाएगा कि कार्य क्या है तो मानवाधिकार संबंधी शिकायत लेता है स्वतः संज्ञान भी ले सकता है सीपीसी 1908 के तहत 4 शक्तियां प्राप्त है अपने पास बुला सकता है किसी अन्य को अपने पास बुला सकता है गवाही हेतु उनका बयान ले सकता है शपथ पत्र पे तथा किसी भी कार्यालय से कोई भी दस्तावेज मंगा सकता है तथा राज्य सरकार का कोई भी कार्यालय हाँ,
जाँच के क्या होगा तो वो राज्य सरकार को सिफ़ारिश कर सकता है कि जाँच सही पाई या आरोप सही पाए जाते हैं तो अगर पीड़िता को मुआवजे की सिफ़ारिश कर सकता है और सरकार को नागरिक एवं पीड़ितों के पक्ष में न्यायालय में भी अपील कर सकता है। पुलिस थाने, जेलों, नारी निकेतन केंद्र तथा अन्य संस्थानों का क्या करता है वो निरीक्षण करता है तथा मानव अधिकार संदेश नाम से पत्रिका निकालता है। ये पत्रिका कैसी होती है? त्रैमासिक होती है, मतलब 3 महीने में 1 बार आती है। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ होते हैं जो इनके लिए कार्य कर रहे होते हैं, उनका समर्थन करती है, उनको प्रोत्साहन करती है। मानव संबंधी जागरूकता हेतु सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंसों का आयोजन करती है। जैसे 2002 में जयपुर घोषणा नाम से कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी तथा प्रत्येक जिले में जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करती है तथा राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपती है। न्यायालय में लंबित मामलों में सुनवाई करना भी अगर न्यायालय अनुमति दे दे। वे मामले जिसमें वो बाहर है, जैसे कि संघ सूची का विषय हो, व्यक्तिगत विवाद हो, औद्योगिक विवाद हो तथा न्यायालय में लंबित मामले हो, अन्य किसी आयोग में लंबित मामले हो, सैन्य प्रशासन से संबंधित कोई मामला हो, या शिकायत अस्पष्ट हो या 1 साल से पुराने कोई मामले हों, ठीक है? ये हो गया हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है? आप इसे याद कर लेना, 2-3 बार फेरना, बार-बार पढ़ना और मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी हो और हाँ, ये वाली पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे, पीवी क्लासेस ये चैनल आपको पीवी क्लासेस के ये 0 है 0 ध्यान रखना, शून्य है ये शून्य। पीवी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ये वाली पीडीएफ आपको, ठीक है? ये ध्यान रखना पीवी क्लासेस ये 0 है 0, 0 1 ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे ये मिल मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमको मैसेज कर सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसके डाउट पूरा करने की कोशिश करेंगे और चलते हैं, ठीक है? खत्म करते हैं। अपन मिलते हैं अगले आयोग में, अगली वीडियो में। धन्यवाद।